ए मुन्ना, ए बद्री, हम तुमसे कहे थे ना, आज ही कुर्सी पर बैठ के दिखाएंगे। अब हम इस प्रदेश के राजा हैं और बाकी सब। जी हाँ मित्रों, तो प्रेसिडेंट का शपथ ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और आने के साथ ही कुछ कठोर निर्णय लिए हैं कि आरक्षण की ये DEI पॉलिसी बंद और अब से मेरिट बेस्ड सोसाइटी होगी। तो बाइडन ने जितने बनाए थे उसमें करीब 78 ऑर्डर तो इन्होंने कैंसिल कर दिए। अब हम जो कहेंगे वो आदेश होगा, हम जो बनाएंगे वो कानून होगा। कैंसिल जो किए इसमें एक तो रिजर्वेशन का ऑर्डर कैंसिल किया, बाकी भी सब्जेक्ट के ऑर्डर कैंसिल किए। आश्चर्य की बात यह है कि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ही जस्टिफाई करें कि उनकी विचारधारा थी कि आरक्षण हटाना है, हमें कलर ब्लाइंड मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनानी है। ऐसा तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना था, तो मैं अमल कर रहा हूँ। We will forge a society that is colorblind and merit-based. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor. दूसरा बड़ा निर्णय लिया कि ये जो LGBT टाइप का सब अलग अलग जेंडर आइडियोलॉजी है वो बंद। अब से अमेरिकी सरकार सिर्फ 2 जेंडर मानेगी, एक है मेल, दूसरा है फीमेल। As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. तीसरा निर्णय कि ये जो पनामा कैनाल है वो पनामा सरकार से हम वापस लेंगे और कह के वापस लेंगे। Including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. उसी प्रकार ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name. मैक्सिको बॉर्डर पे अपनी सेना भेजेंगे और ये जितने ड्रग कार्टेल हैं इनको हम लोग फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप घोषित करते हैं। Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. बाइडेन के ज़माने में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो तो आपको ज़्यादा स्कीम सब्सिडी का लाभ मिलता था। ट्रंप ने बोला वो सारी योजनाएं खत्म, आपकी मर्जी, आपको जो पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है। And we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. हालांकि मुझे इससे हैरानी हुई क्योंकि इलॉन मस्क जिसकी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, वही इलॉन मस्क ने ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया था चुनाव जीतने के लिए, और अब तो ये बोले नहीं कंपलसरी नहीं है, मर्जी है तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां भी खरीद सकते हैं। काशी त्रिवेदी, मैंने तुझे दूध वाले से उठाकर नेता बनाया, किसके वास्ते? इस दिन का वास्ते। यार तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम डोनाल्ड ट्रंप के डे 1 डिसीजन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बड़ा मुद्दा रहेगा रिजर्वेशन और उसके बाद अन्य विषयों पर भी जो उन्होंने निर्णय लिए हैं। मित्रों, मेरी आप सबको आग्रहपूर्वक सलाह है कि रोज़ का अखबार पढ़ो, क्योंकि 15-20 मिनट का काम है और मेंस में आपकी काफ़ी मदद मिलती है। देखिए, ये जो ट्रंप ने आज शपथ लिया और इस सिंगल बॉक्स में नीचे दे दिया है कि उसने क्या क्या डिसीजन डे 1 पे ले लिए। आप कहें अपने एग्जाम में किधर काम का। देखिए, मेंस पेपर 2 में कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मेंस पेपर 4 में एथिक्स, एम्पैथी फॉर वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग के प्रति अनुकंपा, निबंध है, इंटरव्यू है, बहुत सारी जगह पर ये आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटी बुद्धि से काम मत करो कि ये MCQ में काम का नहीं है, हमको प्रीलिम सेंट्रिक बनना है। इट इज़ करेक्ट, प्रीलिम सेंट्रिक बनना है, क्योंकि अभी प्रीलिम एग्ज़ाम को मुश्किल से 4 साढ़े 4 महीने बाकी हैं। लेकिन अपने सामने एक और भी बड़ी समस्या है कि प्रीलिम जो मई महीने में है, मेंस एग्ज़ाम अगस्त में है। नॉर्मली मेंस एग्ज़ाम सितंबर में रहता था, तो दोनों के बीच गैप इतना रहता था कि आप कुछ और नया पढ़ पाते। अब ऐसा है कि गैप बहुत कम है, तो उसमें केवल रिवीजन हो सकता है, आंसर राइटिंग हो सकती है, नोट्स को थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी ये सब मेंस का कुछ भी देखना नहीं है, अखबार पढ़ूंगा तो पाप लग जाएगा और फिर बाद में कुछ करंट अफेयर्स कंपाइलेशन देख लूँगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो आपको इनडाइजेशन हो जाएगी कि दिन में 200 बादाम खाओगे, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ मंथन करते हैं, अपने शब्दों में कुछ कागज़ पे लिखते रहते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव इनफ आइडियाज़ कि आप कुछ भी निबंध, इंटरव्यू, मेंस के आंसर आप अच्छे से लिख सको। तो आज हमें बात करनी है ट्रंप के नए निर्णय, रिजर्वेशन और बाकी सिस्टम पे उन्होंने जो लिए। सबसे पहले अमेरिकन रिजर्वेशन सिस्टम की एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। जब आपको लंबा निबंध लिखना है, इंटरव्यू में कुछ गहरी चर्चा करना है, कुछ नाम याद रखने हैं, खासकर निबंध के लिए।
अमेरिका में एक अश्वेत महिला थी, रोज़ा पार्क्स। तो वो बस में जा रही थी और कुछ गोरे लोगों ने बोला ये जगह खाली करो। उसने बस में सीट खाली नहीं की, फिर सब आंदोलन और हंगामा हुआ। तो ये एक बड़ी उनके लिए एक मूवमेंट थी हिस्ट्री में, 1955 में हुआ। इसके बाद एक बड़ी घटना होती है 1963 में। अमेरिका में कॉलेजेस में सेग्रीगेशन सिस्टम था, यानी गोरों की कॉलेज अलग, अश्वेतों की कॉलेज अलग। अब कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, ये जो अश्वेत बच्चे हैं वो भी गोरों की कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि सेग्रीगेशन को समाप्त किया जाएगा। लेकिन अल्बामा स्टेट में उनके गवर्नर ही यूनिवर्सिटी के आगे रास्ते पे खड़े हो गए। ये जो अश्वेत महिला है उसको हम एडमिशन नहीं लेने देंगे, भले कोर्ट कुछ भी कहे, सेग्रीगेशन का तो अमल रहेगा, गोरों की कॉलेज अलग, अश्वेतों की अलग। तो जॉन एफ कैनेडी जो उस ज़माने में प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने अल्बामा के इस गवर्नर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपनी फ़ौज भेजी। अब समझो अमेरिका में सिस्टम अलग है। भारत में कैसा है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर उनकी मर्जी से चुना जाएगा, मतलब ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, पर डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर के हैं, और जो नीचे स्टेट का सीएम है वो अलग होता है। अमेरिका में क्या है कि सीएम और गवर्नर ऐसी दो चीज़ नहीं, गवर्नर ही सीएम है एक प्रकार से। खैर, तो प्रेसिडेंट ने पाया कि अमेरिका के अल्बामा स्टेट में गवर्नर कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, तो उन्होंने नेशनल गार्ड्स के अधिकारी को भेजा कि आप ये गवर्नर को हटाइए और लड़की का एडमिशन होने दीजिए। ये घटना काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब देख के जो थिंकर्स थे वो थोड़े जोश में आ गए कि देखो यहाँ पर ये जो ऑफिसर है ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, अश्वेतों के अधिकार के लिए कैसा ये लड़ गया कि उसने पहले गवर्नर को सैल्यूट मारा और फिर हटा दिया और फिर ये लड़की को अंदर एंट्री मिली। यानी कि जो ऑफिसर है उसने सोशल जस्टिस और सिटीजन राइट के लिए मिनिस्टरों से भी लड़ जाना चाहिए, भले मिनिस्टर के खिलाफ हो जाए। तो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन राइट्स पे सम्मान हो, ये सब बातें चली। हालांकि फिर कुछ खास चलेगा नहीं, और हम जब 90s तक आते हैं तो जैसे भारत में हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऐसी समान विचारधारा सब जगह चल रही थी। तो धीरे धीरे फिर वो बन जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, NPM, कि जहाँ पर ये कहा कि ऑफिसर ने सिटीजन को कस्टमर के रूप में ट्रीट करना चाहिए। अब समझो मैनेजमेंट MBA टाइप का। अब क्या, हाँ भाई, तो उसमें क्या भाई, उसके बहुत सारे और आयाम बनते हैं कि अगर सिटीजन को आप कस्टमर के रूप में ट्रीट कर रहे हो, इसका मतलब कि आप उसको अच्छी सर्विस देने के लिए ज़्यादा फ़ी मांगने का आपको एक प्रकार से मॉरल राइट मिलता है। चाहे वो एयरपोर्ट का, हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, उसमें अदानी को बोला जाए आप ये हॉस्पिटल चलाओ, इसके अंदर 500 बेड गरीबों के होंगे, 500 बेड्स अमीरों के होंगे, और उसमें आप ज़्यादा फीस ले सकते हो, एंड इट इज़ जस्टिफाइड क्योंकि सिटीजन कस्टमर है। बहुत सारे आयाम बनते हैं, वो निबंध में आप सोचने बैठो, यू विल गेट इट। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप 2025 की प्रीलिम के लिए तैयारी करें तो अनअकैडमी का क्रैश कोर्स अवेलेबल है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 14,999। अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको GS, CSET, नोट, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, थियरी, करंट सब कुछ मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप 2026-27 की भी तैयारी करें तो हमारे फाउंडेशन बैचेज अवेलेबल हैं, तीनों भाषा, मतलब हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल, सब कुछ अवेलेबल है। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब माहौल चल रहा था। अब वापस आते हैं। ये जो जॉन एफ कैनेडी है, 60s में प्रेसिडेंट थे, एक प्रकार से आरक्षण के कुछ मुद्दे उन्होंने शुरू किए कि जो ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी प्रोजेक्ट मिलने थे, हाईवे बनाने के, हॉस्पिटल, रोड कुछ बनाने के, वहाँ जो मजदूर एप्लीकेशन डाले उस सरकारी ठेकेदार को, उसने सबको बराबर मौका देना होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई अश्वेत मैक्सिकन आया तो उसको भी नौकरी रोजगार मिले, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, ये सुनिश्चित करना होगा, उसके कदम उठाओ। तो धीरे धीरे आरक्षण का कुछ वहाँ पर माहौल दिखता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट लिंडन B. जॉनसन ने 64 में एक सिविल राइट्स एक्ट बनाया। वो भारत के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जैसा, कि अश्वेतों के खिलाफ आप अत्याचार नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसी सब बातें हुई। तो 50-60s में ये सब चल रहा है। वहाँ पर एक नए उनके नेता का भी उदय होता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अश्वेतों के लिए आंदोलन करते हैं, और उनकी एक फेमस स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। वो याद भी रखना है, निबंध के लिए कुछ जगह कोटेशन में काम में आए। उनका जो ड्रीम था वो बात क्या कर रहे थे कि आई हैव अ ड्रीम कि अमेरिका एक ऐसा देश बने जहाँ पर माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब मेरे बच्चों का जो भी फैसला हो वो रंग के आधार पे ना हो, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके चरित्र के हिसाब से उनका मूल्यांकन हो। अब आश्चर्य की बात यह है कि अभी ट्रंप ने प्रेसिडेंट बन के बोला कि ये सब DEI पॉलिसी और रिजर्वेशन में बंद कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो ये तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ही बोला, तो हम उसकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो क्या बोल के गए, मेरा बच्चा गोरा है या काला ये मत देखो, बस उसका चरित्र देखो। तो ट्रंप अब वही बोल रहे
कि कलर ब्लाइंड, हम किसी का रंग नहीं देखेंगे, मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनाएंगे, मेरिट के हिसाब से भर्ती होगी। खैर, जो 50-60 से ये शुरू हुआ था रिजर्वेशन सिस्टम, वहाँ पर अमेरिका में उसको बोला जाता है DEI पॉलिसी, डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन। डाइवर्सिटी यानी विविधता, मतलब कि जो जॉब्स हैं, लीडरशिप है, मतलब जो उसका बॉस है, CEO है, वहाँ पर भी अलग अलग रेस जेंडर के लोगों को मौका मिले। एक्विटी, समता या समानता वो ऐसी कि एक ही काम के लिए महिला है, पुरुष है, गोरा है, अश्वेत है, उनको समान सैलरी मिले, प्रमोशन के सही अवसर मिले, मतलब पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तीसरा पिलर क्या है? इंक्लूजन यानी समोवेशन, कि कंपनी के जो डिसीजन लिए जाएं, ऑफिस के डिसीजन लिए जाएं, उसमें सबको शामिल किया जाए, उनकी कंप्लेंट्स को भी उतना ही गंभीरता से सुना जाए जितना गोरों की कंप्लेंट को सुना जा रहा है। तो दैट इज़ DEI पॉलिसी। अब ये जो DEI पॉलिसी है, उसके तहत वो लोग अफर्मेटिव एक्शन भी करते रहते हैं, सकारात्मक कार्रवाई। कि मान लो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है और उसके लिए SAT या कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसमें किसी अश्वेत या मैक्सिकन या दूसरे वीकर सेक्शन के व्यक्ति ने उसका एंट्रेंस एग्जाम का निबंध लिखा, अब वो कम भी अच्छा निबंध लिखे या उसके कम भी मार्क्स आए तो भी उसकी एडमिशन की एप्लीकेशन को मौका दिया जाए, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ऐसी सब बातें होने लगी। तो कुल मिलाकर ये जो DEI टूल्स हैं, उसमें क्या क्या आएगा? अफर्मेटिव एक्शन, स्किल डेवलपमेंट के लिए इनको सब योजनाएं चलाएंगे, कुछ उनको वाउचर गिफ्ट कार्ड देंगे, इसके आप जो भी एयरफोर्स का आपको, एयरलाइन का आपको पायलट बनना है, आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, ये सब सीखो आप। सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, तीसरा मुद्दा, मतलब जो भी अलग अलग कंपनियों में मैनेजर्स हैं, बॉसेस हैं, उनको कि देखिए आप ऐसा मत बोलिए वरना उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फील होगा, आप उनको ऐसे अवसर दीजिए, ये सब बातें। और ये सब के लिए ग्रांट्स, लोन, सब्सिडी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो 50, 60, 80 तक ये धीरे धीरे चल रहा था। बीच बीच में अलग अलग समय पे जैसे रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट बनते हैं, तो आप समझो कि वो थोड़ा राइट विंग की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ होंगे, तो वो इन चीज़ों, ये रिजर्वेशन और ये थोड़ा कम रखो, सब्सिडीज़ की थोड़ी कम रखो, ऐसी बात होगी। फिर वापस कोई आएंगे लिबरल पार्टी से, वो थोड़ा ज़्यादा कराएंगे, डेमोक्रेट पार्टी से आएंगे, वो थोड़ा ज़्यादा कराएंगे, ये सब चलेगा। अब ये जो भी रिजर्वेशन के आसपास बातें हो रही थी, 2020 तक ये पूरा मामला प्रचंड जोर पकड़ता है। प्रचंड जोर पकड़ने का कारण ये है कि उनकी मिनोसोटा स्टेट में जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन अरेस्ट के दौरान वो उसके गले के ऊपर अपना पैर रख के और वो कहता है आई कैन नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले पा रहा, और वो मर जाता है। उसके बाद ये जो DEI आंदोलन है, ये थोड़ा और मुखर हो जाता है सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, अखबारों में। तो जो कंपनियां हैं वो पहले से ज़्यादा मतलब ओवर कॉशियस हो जाती है कि भाई ये तो खास ध्यान रखना है, कुछ इसका अपने ये खिलाफ कोई लिख नहीं दे, बोल नहीं दे। और सामने जो स्वाभाविक है, जो गोरे हैं, उनको भी थोड़ी तकलीफ होगी कि हमारे मौके कम हो रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा आंदोलन करें। इसी समयकाल के दौरान लिटरेचर और हॉलीवुड में भी स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िबद्धता थोड़ी बढ़ जाती है कि जो गे कैरेक्टर है हमेशा वो बहुत ही भले दिल वाला, काइंड हार्टेड होगा, ब्लैक पर्सन हमेशा फन लविंग होगा, और जो फिल्म का बदमाश होगा वो एक रिच वाइट मैन होगा। ये सब चल रहा है। तो स्वाभाविक है ये जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स होंगे वहाँ पर रूढ़िवादी, रिपब्लिकन पार्टी होगी, ये इसके खिलाफ फिर कानून बनाना शुरू करते हैं। टॉप वोक एक्ट, ये जो वोकिज्म हो रहा है उसके तहत इंडोक्ट्रिनेशन, मतलब मतारोपण जो दिमाग में भरा जा रहा है कि ब्लैक ऐसा होता है, गे ऐसा होता है, ये सबको हम रोकेंगे बोल के टेक्सास, नॉर्थ डकोटा, कैरोलिना, टेनेसी, यूटा वगैरह के अंदर जो उनकी राज्य सरकार है, मतलब उनका जो गवर्नर है, जो असल में CM जैसा होता है, वैसे ऐसे कानून बनाते हैं। कानूनों में सब लिखा जाता है कि आप ऐसा सब स्टीरियोटाइपिंग खासकर कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति का सच में योगदान है, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर या रोजा पार्क्स, तो आप वो सिखाओ। ऐसा काल्पनिक कहानियां गढ़ के सब मत करो, स्टीरियोटाइपिंग। तो ये सब चला, मतलब 2022 तक हम आते हैं तो ट्रंप के आने से पहले ही ये सब वोकिज्म के खिलाफ तो मुहिम चालू हो गई थी। फिर 2023 में एक बड़ी घटना होती है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉलेज के अंदर ये जो रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि अफर्मेटिव एक्शन सिस्टम है, ये सब बंद करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की ये कहा कि देखो आप ये जो अफर्मेटिव एक्शन बोल रहे हो कि ये अश्वेत बच्चे के कम मार्क आए तो भी उसको एडमिशन दो, इसका मतलब कि आप बाकी लोगों की सीट कम कर रहे हो। जबकि हमारा अमेरिकी संविधान कलर ब्लाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है। कलर ब्लाइंड मतलब वो गोरे और काले का भेद नहीं करे, यानी कि अगर किसी का उत्थान करना है तो करो, पर किसी और रंग के व्यक्ति का आप नुकसान नहीं कर सकते। मतलब गोरे की सीट कम करके आप वो अश्वेत व्यक्ति को नहीं दे सकते, ये असंवैधानिक है। अमेरिकी संविधान कलर ब्लाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है।
अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जो 2025 में ट्रम्प प्रेसिडेंट बने और उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सब साइन किया कि अब से ये DEI वाली सब रिजर्वेशन पॉलिसी और सब बंद। और वो उसको जस्टिफाई भी कैसे कर रहे हैं कि देखो ना, ओरिजिनली मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी तो यही बोल के गए ना कि मेरा बच्चा गोरा है कि काला मत देखो, बस उसका चरित्र देखो। इसलिए हम एक मेरिट बेस्ड सोसाइटी, कलर ब्लाइंड सोसाइटी बनाएंगे। We will forge a society that is colorblind and merit based. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor. अब ये तो एक बात है, ऐसे 78 अलग अलग जो मतलब बिडेन और पुराने राष्ट्रपतियों ने जो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए होंगे, एक एक करके ये कैंसिल कर रहे हैं। ये जो DI पॉलिसी है उसके तहत ब्लैक, हिस्पैनिक, LGBT, नेटिव अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, पैसिफिक आइलैंडर, ये सबको रिजर्वेशन के कुछ लाभ मिलते थे, अब से वो सब कैंसिल करेंगे। कलर ब्लाइंड सोसाइटी बनाएंगे, मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनाएंगे। दूसरा बड़ा उनका निर्णय है कि ये जो जेंडर नहीं, सेक्स, और उसमें सिर्फ 2 ही सेक्स होंगे, क्या, मेल और फीमेल। वहाँ पर जो डिबेट चलती है ऐसी है कि जेंडर है वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तो हो सकता है कोई मेल भी खुद को फीमेल के रूप में देखे या सोचे, खुद को अनुभव करे, या कोई फीमेल मेल के रूप में अनुभव करे। तो जेंडर आइडेंटिटी तो बहुत ही फ्लूइड है, मतलब तरल है, वो तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम जब बात करें सेक्स एज बायोलॉजिकल कंसेप्ट, तो बायोलॉजी में तो जो भी क्रोमोजोम है, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्रजनन तंत्र के अंग हैं, वो तो 2 ही हो सकते हैं, या तो तुम मेल हो या फीमेल हो। तो ट्रम्प का ये कहना है कि अब से ये बाइनरी आइडेंटिटी होगी, या तो तुम मेल हो या तुम फीमेल हो। ये सब जेंडर वाली सब बातें छोड़ो, सेक्सुअल आइडेंटिटी के हिसाब से आइदर यू आर मेल और यू आर फीमेल। इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे कि अब से फीमेल स्पॉट में सिर्फ फीमेल ही compete कर सकती है। ऐसा सेक्स चेंज ऑपरेशन किया, ऐसा कोई ट्रांसजेंडर है, उन सबको हम अलाउ नहीं करेंगे। आप याद करो वो ओलंपिक के अंदर ये ईमानी खलीफ या कोई बॉक्सर की काफ़ी धमाल हुई थी। As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. प्रेसिडेंट बाइडेन के ज़माने में अगर कोई मिलिट्री में नौकरी करता है और वो कहे अब मैं मुझे ट्रांसजेंडर वाला या फीमेल वाला ऑपरेशन कराना है, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से उसको फंडिंग और सब्सिडी सहायता दी जाती थी। ट्रंप ने ये वो सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल किए कि ये सेक्स चेंज ऑपरेशन है, उसमें कोई सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में भी ऐसी सब जेंडर टाइप की जो अवेयरनेस करने के लिए, सर्जरी करने के लिए जो भी जानकारी दी जाती थी, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो सब बंद, कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर आते हैं क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज में 2015 में UNFCCC की पेरिस में समिट हुई थी। उसमें ये सब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने पैसा देना होगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को और क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मैं ये सब नहीं मानता, मैं इस डील से वॉकआउट कर रहा हूँ। इसका भी उसने ऑर्डर पास किया। ट्रंप ने ये कहा ऑयल हमारा लिक्विड गोल्ड है और ये टेक्सास और अमेरिका के बाकी प्रदेशों में जितना ऑयल है दे दनादन उसका माइनिंग करेंगे और उसको बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा सब रिजर्व बिल्डअप होगा, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे और अमेरिका को एक रिच कंट्री, अमीर देश फिर से बनाएंगे। The largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We're going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet. बाइडेन के ज़माने में ये सब डीजल इंजन बहुत प्रदूषण करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करो बोल के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट, न्यू ग्रीन डील, ऐसा सब लेके आए थे, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए सब्सिडी मिले, टैक्स में माफ़ी मिले, सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को रिसर्च और दूसरा ग्रांट सब्सिडी का पैसा मिले। ट्रंप ने कहा ये सब बंद, आप अपनी मर्जी से जो कार खरीदनी है खरीदो, डीजल वाली, पेट्रोल वाली, जो आपको लेना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद सकते हैं। तो ये सब जो बाइडेन के ऑर्डर थे वो सब भी उन्होंने कैंसिल किए। अब मुझे यहाँ पर आश्चर्य थोड़ा इसलिए हुआ क्योंकि आप ये जो इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया ट्रंप को, और जीतने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करूँगा की जगह ये तो उल्टी दिशा में ही जा रहे हैं। बोला आप मेरी तरफ है कि उसकी तरफ हो? तो नींद आराम हो जाए। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। क्या खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। ताली का बैंगन। आगे बढ़ते हैं। टैक्स के मामले में भी ट्रंप ने सुधार लिया। देखिए भारत में टैक्स कलेक्शन के लिए जो अधिकारी होते हैं IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है
डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, दूसरे होते हैं वो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं। अमेरिका में भी आईआरएस ऑफिसर होते हैं, हालांकि उनका फुल फॉर्म अलग है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो ट्रंप ने कहा देखो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस तो है, अभी मैं ऐसी एक और नई जॉब क्रिएट करूंगा जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस। कुल मिला के तर्क ऐसा है कि ये जो नए अधिकारी बनेंगे वो ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी अमेरिका की ये जो हार्ली डेविडसन बाइक है इसे इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया की सरकार तो इसके ऊपर 100% टैक्स लगाती है, तो ये हमारी फैक्ट्रियों को नुकसान कर रहे हैं। तो हम बदला लेंगे, बदला ऐसा कि भारत से अगर कोई गाड़ी या कोई सामान अमेरिका एक्सपोर्ट होता है उस पर दे दनादन बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क बढ़ा देंगे, यानी एक प्रकार से टैरिफ बैरियर क्रिएट करेंगे। तो ये एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का काम होगा और उसकी मदद से हमारे देश में हम और पैसा कमाएंगे और स्थानिक उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे। For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury. देखिए ट्रम्प की ये जो भी सोच है वो कैसी है, ट्रांजैक्शनल है कि मैं आपका काम करूंगा अगर आप मेरा काम करेंगे, मैं आपको पैसा देता हूं आप मुझे सर्विस दो, क्योंकि अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन है। तो इसकी जो भी डिप्लोमेसी या कूटनीति है या कोई भी पॉलिसी है वो सब ट्रांजैक्शनल है, लेन देन प्रकार की है। आगे अमेरिका में ये जो मैक्सिकन इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स की काफ़ी समस्या है, तो उसने बोला डे वन से मैं अब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता हूं और अपनी सेना को मैं मैक्सिको के बॉर्डर पे भेजूंगा। And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. साथ ही साथ ये जो मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स हैं इनको फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप घोषित करूंगा और उस हिसाब से उनका जो फंडिंग बंद करना है, बैंक एसेट सीज करनी है, ये सब खेल भी किए जाएंगे। मतलब पैरेलल अगर हम सोचें कि क्या भारत में हमें ऐसा करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए आप सोचो क्या बांग्लादेश की बॉर्डर पे बिठा देना चाहिए, क्या पंजाब की बॉर्डर पे उनको फॉरेन टेररिस्ट घोषित करके और ज़्यादा सख्ती से काम लेना चाहिए। अभी हमारे पास कौन कौन से कानून हैं, जैसे वो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट का एक कानून है, लेकिन क्या इनको सब एनआईए और टेररिस्ट के कानून में फिट करना चाहिए कि नहीं, वगैरह वगैरह। ट्रम्प जब पिछली बार प्रेसिडेंट थे तो वहाँ की कांग्रेस यानी संसद के खिलाफ उन्होंने काफ़ी बोला था और अपने समर्थकों को कहा था कि तुम धावा बोल दो, चढ़ाई कर दो। और ये कैपिटल हिल राइट्स हुए थे, उसमें उसके काफ़ी समर्थक जेल में फिट हुए थे। अब ट्रम्प ने बोला इन सबको मैं रिहा कर दूंगा, उसके भी उसने डिसीजन पास किए, कुछ 26-27 बड़े नेताओं को रिलीज़ करवाया। हालांकि सजा माफ़ी का दुरुपयोग करना अमेरिका के राष्ट्रपतियों की आदत रही है, ये ऐसा नहीं कि ट्रम्प ही कर रहा है। वो आप याद करो बिडेन ने भी अपने बच्चे को छुड़वा दिया जो उसको सजा हो रही थी, टैक्स नहीं भर रहा था और ड्रग्स में पैसा उड़ाता था, बहुत कुछ। थोड़ा मैक्सिको की बात कर रहे हैं तो ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, नक्शे में आप देखिए, मैक्सिको है ऊपर नॉर्थ में यूएसए और बीच में ये जो खाड़ी है गल्फ की खाड़ी। ट्रम्प का ये कहना है कि देखो यहाँ जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी ऑयल माइनिंग और दूसरे काम होते हैं, जो भी पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, ये सब तो अमेरिका ने किए हैं, तो इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, अब से इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे। हालांकि क्या यूनिलैटरली मतलब सिर्फ अकेले ऐसा वो डिसीजन ले सकता है, इसके लिए मतलब कौन से समुंदर का क्या नाम होगा उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो है। ये खुद से अगर अपना नाम बदल देंगे तो जरूरी नहीं कि बाकी देश सब माने, पर उनकी मर्जी। पनामा कैनाल से फ़ायदा क्या है कि आपको अगर पैसिफिक से जहाज़ लेके जाते और आपको अटलांटिक और यूरोप की तरफ जाना है तो पूरा घूम के आना पड़े साउथ अमेरिका से, उसकी जगह ये कैनाल से आप जाइए तो क्या टाइम बच जाता है, जो आपका जहाज़ है उसका डीजल बच जाता है। तो बढ़िया चीज़ ये बनाई गई थी। तकलीफ ये आ रही कि पनामा कैनाल में जो पानी होना चाहिए नहर के अंदर वो सूख रहा है, तो ज़्यादा वो पंप सेट और जनरेटर चला के पानी भरना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इसलिए वहाँ जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है पनामा का, वो आने जाने वाले जहाज़ों पे ज़्यादा वो फीस लगाते हैं जब भी नहर खोल के उनको लिया जाता है। तो इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम कि अमेरिकन शिप भी जाए तो उसको भी ज़्यादा पैसा देना पड़े। और ट्रम्प आरोप लगाते हैं कि चीन ने ये सब अपने कब्जे में कर लिया है। तो पनामा कैनाल तो कह के हम लोग वापस लेंगे पनामा से, ऐसी भी उन्होंने घोषणा कर दी है। Including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. फिर कोरोना में एक मुद्दा चला था, मैं सबसे पहले आपको भारत का केस बताऊं
कि वैक्सीनेशन कोरोना की लेनी थी। अब जो मिलिट्री ऑर्डर करे तो सब जवानों ने लेनी चाहिए, वरना अगर एक को भी कोरोना हो गया तो पूरी बटालियन में सब लोग बीमार हो जाएंगे। तो एयरफोर्स ने भी ऐसे आदेश जारी किए थे, लेकिन एयरफोर्स में एक कोई एयरमैन था, उसने कहा नहीं मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, फिर उसको नौकरी से निकाल दिया था, फिर कोर्ट में भी मामला आगे गया था। अमेरिका में भी ऐसा कुछ हुआ और सख्ती हुई थी कि जो मिलिट्री पर्सन कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाए उसको नौकरी से निकाल देंगे। तो ट्रंप ने वापस आके बोला कि ऐसा जो जो लोगों को नौकरी से निकाला था उनको मैं वापस लूँगा, और ये जो भी 4 साल तक आप घर पे बैठे आपको सैलरी नहीं मिला वो सब भी आपको दिया जाएगा। यार मित्रों, अभी ट्रंप आए तो रोज़ कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा। पूरे महीने का जो ऐसा डेवलपमेंट्स हुए हैं अनअकैडमी की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में आते रहता है, उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी लिंक से आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की टॉपिक वाइज बुकलेट, इंडिया ईयरबुक की समरी जिसमें सरकारी योजनाओं का सब डिस्क्रिप्शन होता है, वो सब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। नौकरी की बात है तो नौकरी के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है, और परीक्षा के लिए आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी देने चाहिए। अनअकैडमी की तरफ से 2 ऐसे मॉक टेस्ट चलते हैं फ्री में। एक है यूसीएससी 50 सवाल 1 घंटे में सॉल्व करो, वो जिम में साइकिल चलाने जैसा है, लेकिन आपको रियल माउंटेन बाइकिंग का भी कभी कभी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं UIPMT। तो 100 सवाल 2 घंटे में आपको सॉल्व करने, जस्ट लाइक रियल यूपीएससी प्रीलिम में होता है 2 घंटे में 100 सवाल। ये जो 26 जनवरी है तब ऐसे UIPMT 2 घंटे की टेस्ट होने वाली, सुबह 11 बजे से 1 बजे में आप देना, ताकि आपका क्या रैंक है, बाकी लोगों के मुकाबले आप कहाँ पर है कॉम्पिटिशन में, आपको पता चले। कम स्कोर आए तो भी चिंता नहीं करनी है, आप उस हिसाब से अभी और अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए अनअकैडमी का प्रीलिम का क्रैश कोर्स भी है 14,999 के अफोर्डेबल प्राइस पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि इसी के अंदर आपको ये CSET, GS, थियरी, करंट, लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। 2026-27 के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फाउंडेशन बैचेज अवेलेबल हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। डिस्काउंट कोड इज monal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.